अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असगार बेग और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैटी लिवर डिजीज़, यानी जिगर के इर्द गिर्द और जिगर के अंदर फैट्स का, चर्बी का डिपॉजिट होना। इस वक्त जो ख़वातीन हज़रात वीडियो देख रहे हैं, उनमें से आधे लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ किसी न किसी स्टेज पर होगी। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है और इसका पता तब चलता है जब हमारे बाकी मसाइल सामने आते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मालूम होता है कि जी जिगर पर फैट डिपॉजिट होगी। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जिगर क्या है? लिवर राइट साइड पे हमारे बॉडी में चेस्ट से नीचे है। इसका क्या काम है? ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस बनाता है, जो कि जिस्म से केमिकल्स जो हम खाते हैं, खुराक के ज़रिए इन्हेल करते हैं या जो हम दवाइयों के ज़रिए जिस्म में दाखिल करते हैं, उनको डिटॉक्सिफ़ाई करता है और जिस्म में से ख़ारिज करने का सबब बनता है। जिगर में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं, जो खून को जमने में मदद देते हैं, रेगुलेट करते हैं कि जहाँ जमना चाहिए वहाँ पे जमे और जहाँ नहीं जमना चाहिए वहाँ जमे। यानी बहुत प्रिसाइज़ बैलेंस है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जिस्म से बाइल सीक्रेट करता है। ये मेजर चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत से केमिकल्स हैं जो जिगर बनाता है, जो हमारे मुख्तलिफ़ अफ़आल को रेगुलेट करते हैं। तो जो बाइल जिस्म में बनती है जिगर में, वो एक सिक्रीशन है जिसका काम ये है कि फ़ैट को एब्ज़ॉर्ब करे। जो खुराक में आप फ़ैट खाते हैं, चर्बी खाते हैं, उसको एमल्सिफ़ाई करना, उसको हज़म करना, ये बाइल का काम है। और बाइल बनती जिगर में है, लिवर में, और स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में, पित्ते में यानी। तो ये साथ-साथ ये बताता चलूँ कि जिगर का काम खून बनाना नहीं है, जो कि आज तक मिसकंसेप्शन है और इस चीज़ पे बहुत सी आपको वीडियोज़ और इरशादात मिलेंगे कि जिगर खून बनाता है। जिगर जिगर खून नहीं बनाता, जिगर का काम खून बनाना नहीं है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ वो प्रोड्यूस करता है, जिसका काम खून को रेगुलेट करना होता है, जिगर खून बनाता नहीं है। ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप ज़हन में रख के चलें आगे, तो आपको इस वीडियो की अच्छी समझ आ जाएगी। तो जब बाइल हमारा सीक्रेट हो गया जिगर से गॉल ब्लैडर में, पित्ते में स्टोर हो गया। जब खुराक खाई तो जो गॉल ब्लैडर है वो सुखड़ता है और अपनी जो सिक्रीशन है वो सिस्टम में डाल देता है, ताकि वो फैट को इंटेस्टाइन्स के अंदर अपने टाइम के साथ जो है एमल्सिफाई कर लें, हज़म कर लें और आपका सिस्टम सही चलता रहे। ये तो नॉर्मल बेसिक फंक्शंस हैं। और चूँकि आप ध्यान में रखें कि एक कैटेगरी है विटामिन्स की जो फ़ैट सॉल्युबल है, जो फ़ैट में एब्ज़ॉर्ब होती हैं, फ़ैट में एब्ज़ॉर्ब होकर बॉडी को फ़ायदा देती हैं। तो अगर हमारा जिगर काम नहीं करेगा, यानी बाइल नहीं बनाएगा, बाइल नहीं बनेगी तो जिस्म में जो आपने फ़ैट खाई है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। जब फ़ैट एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी तो जो विटामिन्स, जिनके नाम यहाँ आप देख रहे होंगे ए, डी, ई, के, ये विटामिन्स आपके जिस्म में एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगी, क्योंकि फ़ैट नहीं है। फ़ैट क्यों नहीं है? क्योंकि बाइल नहीं है। बाइल क्यों नहीं है? क्योंकि जिगर में मसला है। तो जो ए, डी, ई के जो विटामिन्स हैं, उनकी जो कमी होगी, उसके बड़े नुकसानात हैं। तो एक फ़ंक्शन जो बाइल का है, वो इसमें सामने आ गया कि ज़रा-सा प्रॉब्लम हुई और उससे आपको नतीजा क्या निकला कि जो बॉडीली फ़ंक्शंस हैं, जो विटामिन्स की कमी की वजह से हैम्पर हो जाते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट होंगे। तो तो विटामिन ए, ई, डी, के में क्या-क्या उसके फ़ंक्शंस हैं और कहाँ-कहाँ पाई जाती है, उसकी भी डिटेल्स में मौजूद है, लेकिन एक समरी थोड़ी-सी बता देता हूँ कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस करती है, उसकी कमी, नज़र का मसला आता है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आती है। विटामिन ई है, वो भी ब्लड वेसल्स में, स्किन में, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस में, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्शन में काम आती है। अच्छा, डी, विटामिन डी तो बहुत मशहूर है। आजकल तो उस पे बहुत हर जगह ही बात होती है, तकरीबन हर डॉक्टर ही विटामिन डी की ज़रूर अद्वियात तजवीज़ करते हैं। विटामिन डी जिस्म के हर सेल को चाहिए होती है, हर सेल को चाहिए होती है और जो सेल का अपना फंक्शन है, उसको चलाने के लिए विटामिन डी चाहिए, चाहे वो दिमाग में है, चाहे वो जिगर में है, चाहे वो दिल में है, चाहे वो आसाब में, जहाँ भी कोई सेल मौजूद है जो अपना काम कर रहा है, उसको विटामिन डी की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम को आप सपोर्ट करती है। तो अपनी-अपनी जगह पे उनकी ज़रूरत है। तो विटामिन डी ही एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी जब आप आपके बाइल की सिक्रीशन में मसला आएगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इवन इनफर्टिलिटी तक हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन के जो है वो 2 टाइप की होती है, के1 और के2। और जो के1 है उसका काम होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करे, यानी कि जब विटामिन के1 की कमी हो जाएगी तो आप जल्दी ब्लीड कर जाएँगे किसी ज़ख्म से और बॉडीली ब्लीडिंग हो जाएगी, काफ़ी हो जाएँगी। विटामिन के1 जो है ना वो खून को जमाती है, खून को रोकती है, ब्लीडिंग होने से रोकती है। इसके अलावा विटामिन के2 जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कैल्शियम को जॉइंट्स में, हड्डियों में डिपॉज़िट करती है। अब वो के2 नहीं होगी तो जो कैल्शियम है वो हड्डियों में डिपॉज़िट होने की बजाय
खून की नालियों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब खून की नालियों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस और खून में बहाव में रुकावट और कार्डियक प्रॉब्लम जो है ना वो हो जाएंगी। तो इसलिए काम कहाँ से मसला शुरू हुआ था? बाइल से। अभी हम जिगर के तमाम फंक्शन से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो मेजर फंक्शन है जो हर बंदे को मालूम होने चाहिए, उसमें अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके क्या नतीजे होंगे उस पर बात कर रहे हैं। तो आपके ADE के जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो उसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स मिलेंगे। जो विटामिन हमारे अफ़ाल जिसमें सरंजाम देती हैं वो नहीं देंगी, तो कमज़ोरी होगी, आँखों का मसला होगा, दिल का मसला होगा और जॉइंट्स का और कैल्शियम की हेमिस्टेसिस मसला आएगा, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के साथ चलती है। जब विटामिन डी नहीं आपकी होगी तो कैल्शियम आपका इतना फ़ायदा नहीं दे सकेगी, तो वो एक बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो लीवर के फंक्शन हैं उनमें थायराइड के जो हार्मोन हैं उनकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्शन भी है, यानी T4 को T3 में कन्वर्ट करना, कि जो आपके लिए यूज़फुल फॉर्म है, जो आपके बेसिक सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को चलाता है। तो लिवर में फंक्शन ठीक नहीं होगा और लिवर में कन्वर्जन की पावर कमज़ोर हो जाएगी, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में भी असर पड़ेगा और जिस्म में प्रॉब्लम आ जाएंगी। जब प्रॉब्लम्स आएंगी आपको T3 बॉडी को नहीं मिलेगी तो फिर वज़न बढ़ेगा और हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाइल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की में जो बेसिक कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो जब उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर जिस्म में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और जब ये इम्बैलेंस होगा तो उसके साथ ये भी हो सकता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स होते हैं, बेसिकली जो पित्ते बनते हैं गॉल ब्लैडर में, वो बढ़ जाएंगे। यानी जब बाइल इरेगुलर हो जाएगी तो ये बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है और बग़ैर किसी लिवर के फंक्शंस की एबनॉर्मलिटी ज़ाहिर हुए भी आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फैटी लिवर डिजीज़ कैसे होती है? अब जब कुछ लोग कहते हैं कि जी फैट ज़्यादा खाने से फैटी लिवर डिजीज़ होती है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। फैट ज़्यादा खाने से फैटी लिवर डिजीज़ नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। यानी बेसिकली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो फैट को आपकी सर्कुलेशन से लेके वो स्टोर करती जाएगी, क्योंकि आपको आपकी इंटेक ज़्यादा है और आप इसके जवाब में इंसुलिन ज़्यादा निकली है, तो वो उस फैट को अपने वेयर हाउस में ले जाएगी ताकि वो स्टोर कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी जब कभी क्राइसिस हो, कभी जिस समय ज़रूरत हो, तो एक आपके पास एनर्जी का स्टोर हो। तो मैकेनिज्म तो वही है। जब वो डिपॉजिट हो जाती है फैट बहुत ज़्यादा जिगर में, तो आपको बज़ाहिर तो फीचर्स तभी मिलेंगे पेन के जब आपको फैट के लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराने पे तो नज़र आ जाता है कि जी फैट डिपॉजिट है लिवर में, लेकिन ये कि वैसे रूटीन में आपको यूजुअली सिम्टम्स नहीं मिलते। हाँ, जब फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए तो फिर राइट साइड पे आपको यहाँ पसलियों के नीचे जो है ना पेन फील हो सकती है, भूख लगने में प्रॉब्लम आ सकती है और जॉन्डिस की फीचर भी कुछ लोगों को मिलती हैं फैटी लिवर डिजीज़ में। अब इससे बचा कैसे जाए? चूँकि ये इतने सिम्पटम्स नहीं देती इनिशियल स्टेज में, लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे हमने शुरू में ज़िक्र किया कि तकरीबन आधे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट तरीका तो उसका ये है कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लिए, जब गाए-बगाए कुछ सालों बाद इंसान को करा लेना चाहिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कंप्लीट, जिसमें लिवर को देखा जाए कि उसमें एक्वाजेनिक चेंजेस आई हैं कि नहीं। उसमें देखने से नज़र आ जाता है कि फैट डिपॉज़िट हो रही है। अगर तो वो नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है। दूसरा वज़न कम करें आप। जब वज़न कम करेंगे तो फैट डिपॉज़िट नहीं होगी तो आपका मामला ठीक चलते रहेंगे। देखिए, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है और मैं उसको हमेशा स्ट्रेस देना ज़रूरी समझता हूँ कि लिवर में जो प्रॉब्लम आ जाएगी, फैटी लिवर हो जाएगा, तो वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर लेगा। एक हार्मोन की हमने बात कर ली पहले, थायराइड की, लेकिन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उनकी कन्वर्जन उनके एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होगी तो वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस समय जो उनके फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हार्मोन, वो हैम्पर हो जाएंगे। तो जब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो आपको मालूम है कि हार्मोन की डेफिशिएंसी जो रिज़ल्ट होते हैं, जिस पे हमारी तमाम वीडियो से बात हुई है। तो अब देखें मामला कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँच गया और इससे आगे भी जाता है, क्योंकि जब फैट डिपॉजिट हो जाती है तो फैट के जो अपने मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है खून की नालियों में, फैट डिपॉजिट की स्टेज आ जाती है। क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी। जब फैट लिवर में डिपॉजिट होगी तो फिर बाकी जगहों पर जाके डिपॉजिट करेगी। उसने डिपॉजिट करना है तो हमें अपनी खुराक का ख्याल करना है। अच्छा, ये तो आम सी बात होगी खुराक का ख्याल करना, लेकिन इसमें हमने करना क्या है एग्जैक्टली? इसमें अपनी अपनी इंडिविजुअल कंसल्टेशन वो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को से करवाएं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से करवाएं। मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इस फील्ड को देखते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी देखते हैं जो कि
पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। किसी स्पेशलिस्ट से मिलके आपने जिगर की असेसमेंट करवाएं कि क्या फैटी लिवर तो नहीं है, और अगर फैटी लिवर है तो आज से ही आप अपनी खुराक में इनटेक को कम करेंगे, इनटेक को बैलेंस करेंगे, आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, वही इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, आप फैटी मील जो है वो कम कर लें, और लो कार्बोहाइड्रेट मील कर लें। एक बात याद रखें कि फ़ैटी मील आपको सिर्फ अभी कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको कार्ब्स कम करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा कुछ अर्सा फैटी मील कम करें, बाद में फ़ैट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि फ़ैट जो आप लेते हैं वो डिपॉज़िट नहीं होता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप कार्ब्स लेते हैं तो जो इंसुलिन निकलती है वो जिस्म के फ़ैट को उठा के डिपॉज़िट करती है। लेकिन अगर आप जैसे कीटो डाइट कर रहे हैं या आप फ़ैट ले रहे हैं कार्ब्स की जगह पर, तो वो आपकी डिपॉज़िट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी फैटी डिपॉज़िट हो चुका है, फैटी लिवर हो चुका है, तो कुछ अर्सा आप रिफ्रेन करें इनसे फ़ैट से, ताकि आपकी जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म चलेगा, जब फ़ैट छोड़ के और अपनी डाइटिंग पर आए होंगे या फास्टिंग पे आएंगे, तो उस दौरान जो फ़ैट डिपॉज़िट है लिवर की वो इस्तेमाल हो जाएगी। जब वो इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर आपका लिवर से निकल गई, फिर आप फ़ैट खाएंगे तो आपके जिस्म को चलाती रहेगी, वो डिपॉज़िट नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि बेसिकली जो डिपॉज़िट है वो इंसुलिन करती है, ज़्यादा रोल उसका है। तो जो हमारा रिवर्टल डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है, उसमें भी इस चीज़ पे कंसंट्रेट किया जाता है, और फैटी लिवर डायबिटीज़ के साथ चलता है, और इसमें लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको दूर करने के लिए कुछ ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ अर्सा दी जा सकती हैं, कुछ हैं मेडिसिन इसके लिए, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप अपनी खुराक को चेंज कर लें, क्योंकि दवा के साथ भी खुराक तो चेंज करनी है। तो मेडिसिन लेने की बजाय आप 2-3 महीने का ट्रायल डाइट का और इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और जो HIIT है उस एक्सरसाइज का जो पहले जिसमें एक वीडियो मौजूद है मेरी, वो देख लें। तो जब हम डाइट चेंज कर लेंगे तो फैटी डिपॉजिट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है और हमारी जो है ना डाइटरी चेंजेस थोड़ी सी होंगी, तो इसको बेहतर है कि राइट डायरेक्शन में की जाए, ताकि आपके जो मसाइल पहले से मौजूद हैं वो हल होना शुरू हो जाए। जिन लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ का प्रॉब्लम है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे इनबॉक्स में मुझे मैसेज सेंड कर दें, मैं उनको जवाब दे दूँगा जो उनकी ट्रीटमेंट की सजेशन होगी। अस्सलाम वालेकुम।